मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, फेडरेशन और यूनिटरी, भारतीय संविधान की विशेषता पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और उस भारतीय संविधान की विशेषता में यह भी एक यूनिक विशेषता है। विश्व का सबसे पहला जो फेडरल कंट्री हम देखते हैं उसमें यूएसए मिलता है। 1787 में वहां का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और इंप्लीमेंट 1789 में हुआ। तो विश्व का फेडरल मॉडल जो है वो यूएसए को ही कहा जाता है। तो दूसरी तरफ हम ब्रिटेन को भी देखते हैं कि ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक है। अब हम अगर फेडरेशन की बात करें तो थोड़ी सी एक बात कि जो फेडरल शब्द है इंग्लिश का, ये लैटिन शब्द फोइडस, जो फोइडस है, थोड़ी सी उस पर हम चर्चा कर लें। फोइडस, ये लैटिन शब्द है और इस लैटिन शब्द का जो अर्थ होता है वो पैक्ट, एग्रीमेंट यानी समझौता से होता है। इसी फोइडस जो लैटिन शब्द है, इस फोइडस का इंग्लिश में जो समानार्थक शब्द है वो है फेडरल। यानी जो लैटिन में शब्द फोइडस है उसका इंग्लिश समानार्थी शब्द फोइडस है, जिसे हम फेडरल कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में अर्थ क्या होता है? समझौता, पैक्ट आदि। अब मेरे चर्चे का विषय देखिए, मेंस का भी सवाल है और प्रारंभिक परीक्षा का भी सवाल। जैसे कोई भी सवाल सामान्यतः पूछ दे कि वह कौन से कारण थे संविधान निर्माताओं के सामने जिसके वजह से संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन के साथ साथ यूनिटरी कैरेक्टर को भी संविधान में शामिल किया। आप देखेंगे कि फेडरेशन में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। और यूनिटरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि पावर कंसंट्रेट होता है, पावर का कंसंट्रेशन होता है या कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, यानी सारी की सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। तो संविधान को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, उनके सामने वह कौन सा वजह था जिसके वजह से वो केवल और केवल प्योर फेडरल सिस्टम को फॉलो नहीं किए, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वह केवल ब्रिटिश मॉडल यानी यूनिटरी सिस्टम को भी फॉलो नहीं किए, दोनों को साथ लेकर चले। एक ये हमें जानना है। दूसरा कि प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे सवाल बहुत पूछे गए हैं, तो अगर प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कोई सवाल आता है तो उसको भी हम अटेम्प्ट कर सकें। तीसरी बात कि मुख्य परीक्षा में, मेंस के एग्जाम में अगर फेडरलिज्म के बारे में पूछता है कि भारतीय संघवाद की चर्चा कीजिए या भारतीय संघवाद की न्यू टेंडेंसीज, नई प्रवृत्तियां क्या हैं उनकी चर्चा कीजिए, या इंडियन फेडरलिज्म के सामने कौन से नए चैलेंज हैं उनकी चर्चा कीजिए। यह दोनों को मिलाकर पूछ सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघात्मक के साथ साथ एकात्मक को क्यों अपनाया। तो इन सारे के सारे सवालों के जवाब के लिए जरूरी है कि हम इसके बारे में जानें, और वो भी किस रूप में? विशेषता के रूप में। कि जो भारतीय संविधान की विशेषता है, मैंने कहा था आपसे इसके पिछले वीडियो में भी कि जो भी विशेषताएं हैं अपने आप में यूनिक हैं।
जैसे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, यह भी एक यूनिक कैरेक्टर। अब उस विस्तृत होने के क्या कारण थे, यह चर्चा मैंने किया। दूसरी विशेषता के रूप में मैंने आपके सामने चर्चा किया था, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल क्यों किया गया, और अगर फ्लेक्सिबल किया गया तो रिजिड फिर क्यों किया गया, इसका भी मैंने कारण आपको बताया। आज मेरे सामने चर्चा का विषय कि संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी है। भारत का संविधान संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी है, यानी फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन सा वजह जिसके वजह से संघात्मक भी और एकात्मक भी, संघात्मक भी है एकात्मक भी। तो पहले हम संघात्मक के बारे में जानें कि जो फेडरल सिस्टम होता है, संघात्मक व्यवस्था, वो क्या होता है। तो सबसे मेन फीचर जो आपको डिक्शनरी में भी मिलेगा, जिसकी चर्चा मैंने किया, कि जो फेडरल शब्द है वो लैटिन शब्द से है, और लैटिन शब्द इसका क्या है, फोइडस। उसी फोइडस का इंग्लिश में समानार्थी शब्द फेडरल है, जिसको हम पैक्ट एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। इस फेडरल सिस्टम को हम यह भी कह सकते हैं कि नोन एज ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। यानी इसमें राज्य अपनी शक्ति के लिए केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, आश्रित नहीं होते, ऑटोनॉमस होते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने यह सवाल था कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया और एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, तो संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया? तो इसलिए अपनाया कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, और जब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, जिसे हम विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर के रूप में जानते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ, कौन सी शक्ति का? तो मैं कह सकता हूं रूल मेकिंग, कानून बनाने की शक्ति का, कि किस विषय पर, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, किस विषय पर यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाएगा और किस विषय पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, दोनों के बीच डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ। इतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का भी बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच। प्रशासनिक शक्ति, जिसे हम एक्जीक्यूटिव पावर भी कहते हैं, इस एक्जीक्यूटिव पावर में आप जानते हैं कि रूल एप्लीकेशन का काम होता है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात होती है। यानी
किस विषय को संघ की एग्जीक्यूटिव लागू करेगी, किसको राज्य के एग्जीक्यूटिव लागू करेगी, एक। दूसरा, किसको यूनियन अपॉइंट करेगा, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और किसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यह भी बंटवारा हुआ। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति, यानी कौन सा कर होगा जो संघ का होगा, कौन सा कर जो होगा राज्य का होगा, यह भी बंटवारा किया गया। उद्देश्य क्या था, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? तो अपनाया इसलिए गया कि जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा तो संभावना कम होगी किस चीज को लेकर, विवाद को, कि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद ना हो। अगर हो तो उसके भी हमने निराकरण करने की कोशिश इसी कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई? इसलिए अपनाई गई कि जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा तो एक तरफ होगा कौन, केंद्र, और दूसरी तरफ कौन होगा, राज्य। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में काम करेंगे। संविधान निर्माताओं की सोच देखिए, पूछने वाला कोई भी पूछ सकता है कि या तो संघात्मक होता या एकात्मक होता, संघात्मक होता या एकात्मक होता, दोनों क्यों है? तो संविधान को बनाने वाले लोगों के सामने यह बहुत गंभीर सवाल था, और निष्कर्ष क्या निकाला कि हमने फेडरल सिस्टम को इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया कि जिस केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया उसमें केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के कंपटीटर नहीं होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। एक दूसरे के सप्लीमेंट का सेंस कि जिस प्रकार पति और पत्नी एक दूसरे के कंपटीटर नहीं, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, यानी पत्नी के बिना पति अधूरा होता है और पति के बिना पत्नी अधूरी होती है, हम उसी को सप्लीमेंट कहते हैं। तो हमने इस संघात्मक शासन व्यवस्था को इसलिए अपनाया जिससे दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में काम करें, और जाहिर सी बात है कि जब एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में कार्य करेंगे तो इनके बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन, परस्पर सहयोग की भावना भी होगी। कंपटीटर एक दूसरे के नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। जब एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे तो निश्चित रूप से म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संपूर्ण देश का विकास होगा। यह सवाल तो चलिए संघात्मक के ऊपर है कि राज्य स्वायत्त होंगे, केंद्र के ऊपर आश्रित न होंगे, पूरी तरह एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन से कार्य करेंगे। जब म्यूचुअल कोऑपरेशन से कार्य करेंगे तो पूरे देश का एक साथ विकास होगा, हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकेंगे। लेकिन पूछने वाला ये पूछे कि फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया, यह बात सही है, क्यों संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया? तो इसलिए अपनाया ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में परस्पर सहयोग करते हुए कार्य कर सकें। तो फिर एकात्मक शासन व्यवस्था क्यों? तो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है किस बात को लेकर? 1739 की घटना याद कीजिए आप, मैं इतिहास की तरफ लेकर चल रहा हूं। जब 1739 में मुगल सम्राट जो था मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला शाह भी कहते हैं आप, उसी के शासनकाल में आक्रमण होता है 1739 में दिल्ली पर। नादिर शाह का आक्रमण होता है और सफलतापूर्वक उसका अभियान होता है, वो जीत जाता है। फिर आप देखेंगे 1756-57 जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला की हार, 1761 पानीपत का युद्ध,
या बक्सर का युद्ध, ये, और उसके बाद आप देखेंगे सबसे मेजर इवेंट कि 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मुस्लिम लीग ने किया था। और ऐसे घटनाओं के दौरान हमारे देश का पार्टीशन हुआ और संविधान निर्माता अपने आंख से ये सारी घटनाओं को देख रहे थे। जरूरी था, क्या जरूरी था कि जिस फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, उसमें केंद्र कहीं से कमजोर ना हो। एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है, प्रांतों के पास कोई शक्ति नहीं होती। केंद्र जो भी उनको शक्ति देगा उसी शक्ति का प्रयोग करेंगे, उनके एजेंट के रूप में प्रांत काम करते हैं। तो हमने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया, लेकिन सारी की सारी शक्ति हमने केंद्र को नहीं दे दिया या सारी की सारी शक्ति राज्य को नहीं दिया, बल्कि विभाजन किया। और विभाजन करते हुए हमने एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। किस लिए अपनाया? इसलिए अपनाया जिससे नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखा जा सके, देश को एक बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह आवश्यक था कि राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कि हमने एकात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया? इसलिए अपनाया जिससे राष्ट्रीय एकीकरण हमारी बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे। आप कल्पना कीजिए कि हम सारे लोग एक परिवार में रहते हैं और उस परिवार में सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। सहयोग करना, परिवार के सारे सदस्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था। और परिवार के सारे सदस्यों के बीच सहयोग की भावना भी होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन कहीं ना कहीं उस घर के मुखिया के रूप में अगर पिता मौजूद हों, दादा मौजूद हों, तो परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा उनके पास अधिक शक्ति होती है। वजह उसका कि परिवार को एक रखने के लिए आवश्यक है कि उनमें से किसी एक को मजबूत बनाया जाए, अदरवाइज परिवार बिखर जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबरान थे, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता देखिए कि अगर एकात्मक शासन व्यवस्था न अपनाए होते, यानी राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्ति न दिए होते, तो पूर्वोत्तर के राज्यों के हालात आप जानते हैं। वो भी संभावना इस बात की थी कि वो भी हमसे अलग हो गए होते। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हम आगे बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले उसका विरोध साउथ इंडिया में होता, दक्षिणी भारत में होता। आज अगर केंद्र की तुलना में राज्य ज्यादा शक्तिशाली होते, केंद्र कमजोर होता, तो पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका होता। जम्मू कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। हम किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में इस नेशनल यूनिफिकेशन से समझौता नहीं कर सकते थे। इस राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक था कि राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। इसलिए हमने एकात्मक शासन व्यवस्था को शामिल किया। अब हम एक साथ कह सकते हैं कि संघात्मक होने के साथ साथ भारत का संविधान एकात्मक भी है। ऐसा क्यों? इसलिए कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जिससे दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में परस्पर सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं, तथा उसके साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का भी सामना करने में हम समर्थ हो सके।
इस उद्देश्य के लिए हमने संघात्मक के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। अब इस पर आप सारे लोग अवगत होंगे कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक, अभी वो चर्चे का विषय नहीं है। यह आप जान गए कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी है। विचारकों के अलग अलग राय हैं। कैसी वेरे का क्वेसी फेडरल यूज करना, सर आइवर जेनिंग्स का कहना कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। पीटी चाको का भी स्टेटमेंट है। तो समर्थक के रूप में अंबेडकर भी हैं, एलन ग्लैडहिल भी हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन भी जैसे विचारकों की भी अपनी राय है। और उसके साथ साथ अतियाबारी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया 1961 में कि भारत का संविधान संघात्मक है। तो हम अभी उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, उस पर हम इसके लास्ट में आकर आखिरी पड़ाव में जब हम आएंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि किन विचारकों ने भारत के संविधान पर क्या कमेंट किया है, किसके संदर्भ में, फेडरेशन के और यूनिटी के संदर्भ में। अब हम यहां पर उठा रहे हैं कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। क्या वाकई में भारत का संविधान संघात्मक है? विश्व का जो फेडरेशन का मॉडल है वह यूएसए को कहते हैं। तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है तो क्या भारत भी संघात्मक है? अब इसकी जांच हम करें कैसे? तो जांच के लिए यह आवश्यक है कि संघात्मक शासन के जो कैरेक्टर होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं की हम जांच करें, परख करें। तो इसकी विशेषता क्या होती है? क्या विशेषता, संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन सी वो चीजें पाई जाती हैं? अगर वो चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका की हमारे देश में भी पाई जाएं तो मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान संघात्मक है। जैसे मैं अक्सर ये बच्चों से बोलता हूं कि मैं चोर हूं, बच्चों का कहना कि नहीं, तो मैं ये बात बोलता हूं कि देखो मैं चोर हूं या सिपाही हूं, ये इस बात पर निर्णय करेगा कि चोर का गुण मेरे अंदर है या नहीं। अगर मेरे अंदर चोर का गुण मौजूद है तो मैं चोर हुआ, अगर टीचर का गुण मौजूद है तो मैं टीचर हुआ। प्रॉपर्टीज को होना जरूरी है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघात्मक शासन में पाई जाती हैं वही अगर हमारे देश में भी पाई जाए तो मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान भी संघात्मक है। पहली विशेषता कि संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यह पहली विशेषता है कि विश्व का कोई भी देश हो, अगर वहां पर फेडरल सिस्टम है यानी संघात्मक शासन व्यवस्था है तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वह लिखित होगा, वह लिखित होगा। अब देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने लिखा। क्या भारत के संविधान को भी किसी बॉडी ने लिखा? निश्चित रूप से भारत का संविधान किसी राजनीतिक क्रांति का, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का परिणाम है। जिस भांति अमेरिका के संविधान को वहां के संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, वैसे ही भारत के संविधान को भी संविधान सभा के सदस्यों ने लिखा। यानी पहली विशेषता जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन की है वही हमारे देश में भी है। तो मैं कह सकता हूं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो पहली शर्त है वो हम भी पालन कर रहे हैं। हमारा भी संविधान लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो यही है, रिटन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
यानी जिस देश के संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है या लिखा जाएगा, हम उसी को लिखित संविधान कहते हैं। यही से सवाल मन में पैदा करिए कि लिखने की जरूरत क्या थी, क्यों लिखा गया, संविधान सभा के द्वारा संविधान को क्यों लिखा गया, या संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यों लिखा गया, हमारे देश में क्यों लिखा गया, या अन्य देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फेडरल सिस्टम है तो वहां पर क्यों लिखा गया। लिखे जाने के कारण क्या हैं? तो लिखा इसलिए जाता है जिससे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन यानी औपचारिक संस्थाएं एक दायरे में रहते हुए संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें, या मैं ये भी कह सकता हूं कि लिखा इसलिए गया कि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मनमाना कार्य न कर सकें, आर्बिट्री पावर का इस्तेमाल न कर सकें। लोकतंत्र में कैसे डेमोक्रेसी कैसे ऑटोक्रेसी में बदलती है यह भी विषय होगा। जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहां का संविधान लिखित होता है, हमारे देश का संविधान भी लिखित। सवाल यहीं से पैदा कि लिखा क्यों जाता है, तो हम बहुत सहजता से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि लिखा इसलिए जाता है जिससे औपचारिक संस्थाएं एक दायरे में रहते हुए, एक सीमा में रहते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करें, अपने कार्यों का निर्वहन करें, यानी मनमाना कार्य न कर सकें। ये औपचारिक संस्थाएं कौन हैं? तो देखा सुना आपने, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनको हम कहते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। लिखा इसलिए गया ताकि औपचारिक संस्थाएं यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दायरे में रहते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग कर सके। अब सोचिए कि अगर ये मनमाना करें, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है, हमारे मूल अधिकार का क्या मतलब है? सारे के सारी औपचारिक संस्थाएं इसी संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं। कौन सी शक्ति? तो इसको कहते हैं रूल मेकिंग बॉडी। रूल मेकिंग बॉडी ये कहलाता है रूल एप्लीकेशन बॉडी, ये कहलाता है रूल एजुकेशन बॉडी। इनको कानून बनाने की शक्ति है, इनको लागू करने की शक्ति है, इनको न्याय निर्णय की शक्ति है। ये तीनों के तीनों औपचारिक संस्थाएं कहां से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं? इसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लिखा क्यों गया? इसलिए लिखा गया ताकि ये तीनों की तीनों संस्थाएं संविधान के अधीन रहते हुए कार्य कर सकें, मनमर्जी कार्य न करें, मनमाना न कार्य करें। अगर मनमाना कार्य करें तो फिर लोकतंत्र में और स्वेच्छाचारी शासन में कोई फर्क नहीं रह पाएगा। यह पहली विशेषता। निश्चित रूप से अमेरिका का संविधान लिखित है, हमारा भी संविधान लिखित है। पहली विशेषता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, यानी संघात्मक शासन की जो पहली विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है तो हमारे देश में भी है। दूसरी विशेषता,
संविधान की सर्वोच्चता। यह बहुत रोचक है। संविधान की सर्वोच्चता बहुत रोचक है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सर्वोच्च नहीं है, बल्कि वहां की न्यायपालिका सर्वोच्च है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सर्वोच्च है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले क्या इतिहास से लिए कि अगर न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाए तो निश्चित रूप से वो भी आर्बिट्री पावर यूज कर सकती है। पार्लियामेंट अगर सुप्रीम हो जाए तो वो भी आर्बिट्री पावर यूज कर सकती है। हमने संविधान को सर्वोच्च किया। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1803 का एक केस था, मार्बरी बनाम मेडिसन का। उसी केस में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया कि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। यह बहुत रोचक है। और प्रत्येक कंप्यूटर को, क्योंकि जब संघात्मक शासन की विशेषता लिखने की बात आएगी और दूसरी विशेषता होगी तो हमको यह बताना होगा कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च क्यों, संविधान निर्माताओं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम क्यों किया। तो इसके वजह है, और वजह के लिए, कारण के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां? ब्रिटेन। यह ब्रिटेन था जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। ऐसे बातें इतिहास में हमें पढ़ने को मिलती हैं। यह ब्रिटेन था, और ब्रिटेन में था क्या? राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र था, मोनार्की था। जाहिर सी बात है कि मोनार्की राजतंत्र में भी सरकार होगी। अगर डेमोक्रेसी में सरकार होती है तो राजतंत्र में भी सरकार होती है। और इस सरकार के 3 अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और आखिरी न्यायपालिका। यह सरकार के 3 अंग। आप देखेंगे कि ब्रिटेन जैसे राजतंत्रात्मक देश में, या जिन देशों में भी मोनार्की थी, वहां पर राजा ही सरकार होता था। इस सरकार के 3 अंग होते हैं, जो क्लासिफिकेशन हम गवर्नमेंट्स का पढ़ते हैं। सरकार के 3 अंग। जब ब्रिटेन में राजतंत्र था तो वही राजा, सम्राट, कानून भी बनाता था। वही राजा कार्यपालिका का हेड भी था, प्रमुख था, हेड ऑफ एक्सिक्यूशन था। ऑल एक्सिक्यूटिव पावर वेस्टेड इन ब्रिटिश सम्राट। सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति उसी के पास थी। अब सोचें आप कि जब ब्रिटेन में राजतंत्र था तो उस राजतंत्र में यही कार्यपालिका रूपी जो सम्राट था, सर्वे सर्वा था, ऑल इन ऑल था। इसी का आदेश कानून था। डेफिनेशन लोगों ने दिया, लाइज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश। और संप्रभु उस वक्त कौन था? सम्राट था। जिस सम्राट का आदेश कानून, उस कानून से सम्राट के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगा था। यानी सम्राट अपने ही आदेश से बंधा हुआ नहीं था। उस सम्राट के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता था। कानून बनाने वाला भी यही प्रमुख, आदेश देने वाला भी यही प्रमुख, और फैसला करने वाला भी यही प्रमुख। जब राजा वहां पर जुल्म करने लगा, निश्चित रूप से आदेश देने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, न्यायाधीश के रूप में शीर्ष सिंहासन पर बैठने वाला भी वही सम्राट। तो जब ब्रिटेन के लोगों का अधिकार कुचला जाने लगा, धीरे धीरे उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हुई। आप इसके बारे में जानते होंगे
कि जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, पुनर्जागरण हुआ, वैज्ञानिक क्रांति या ज्ञानोदय या प्रबोध आंदोलन हुआ, लोगों के अंदर चेतना का विकास हुआ। कौन सी चेतना का विकास? कि जिस राजा के द्वारा यह कहा जाता था कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मुझे किसने नियुक्त किया है? ईश्वर ने नियुक्त किया है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे हटाने का अधिकार किसको? ईश्वर को। मैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मेरा आदेश ईश्वर का आदेश है, मेरे आदेश को तोड़ने का अर्थ ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन होगा। लोगों के पास कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। अंततः लोग अंधविश्वास की वजह से या जागरूकता के अभाव में, राजनीतिक चेतना के अभाव में यह मान बैठे कि राजा यानी सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन धर्म सुधार, पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय, प्रबोध आंदोलन जिसे कहते हैं, इन सारे के सारे आंदोलनों ने लोगों की चेतना को झकझोर दिया और इस विचार का विकास हुआ कि इस दुनिया में जितनी चीजें बनाई गई हैं सब व्यक्तियों के लिए बनाई गई हैं, राजा भी हमारे लिए है। तो जब राजा के आदेश का पालन नहीं करते थे तो पनिशमेंट, दंड के रूप में क्या था? दीवारों में चुनवा देना, खौलते हुए तेल में डलवा देना, जबान कटवा लेना, आंखें निकलवा लेना। एक पैर एक हाथी, एक पैर एक हाथी, दोनों विपरीत दिशा में चलते थे। लिटा दिया जाता था, सीने पर हाथी का पैर होता था, जबान आंख सब बाहर हो जाती थी। यह पनिशमेंट था। धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा यानी सम्राट की विलासिता बढ़ती चली गई, जनता का कल्याण न कर सका, और जब कल्याण नहीं किया तो राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा और अंततः उन लोगों ने यानी ब्रिटेन के लोगों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए इस सरकार के खिलाफ यानी सम्राट के खिलाफ 1688 में एक क्रांति की, रिवॉल्यूशन किया। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ क्रांति क्यों की? अपने अधिकारों को पाने के लिए। जिस राजतंत्र में जनता के पास था, क्या था? जनता तो टर्म ही यूज नहीं होता था, प्रजा यूज होता था। लोगों के पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज थे, कर्तव्य थे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। उसका कर्तव्य क्या था? कि राजा के आदेश का पालन करे। अगर उसके आदेश का पालन करने से उसकी मौत भी हो जाए तो भी विरोध करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ज्ञानोदय, प्रबोध आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति हुई तो लोगों में चेतना का विकास हो गया। क्या? कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, वह हमारे ऊपर जुल्म कर रहा। अपने अधिकारों को पाने के लिए हमें सम्राट के खिलाफ क्रांति करनी होगी। और 1688 में वहां पर ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवमयी क्रांति कहते हैं, रक्तहीन क्रांति या शानदार क्रांति भी कहते हैं। जब क्रांति हुई तो उस ब्रिटेन में राजतंत्र के स्थान पर डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया। सम्राट के पद को समाप्त नहीं किया गया। सम्राट का पद आज भी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट वही करेगा जो वहां की मंत्री परिषद सलाह देगी, यानी उसके पास कोई शक्ति नहीं है। ब्रिटेन के लोगों का अपनी परंपराओं के प्रति यह निष्ठा है कि उन्होंने क्राउन को समाप्त नहीं किया। तो जब 1688 में क्रांति हुई, जिस रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के रूप में ब्रिटेन के लोगों को मिला, क्या मिला? डेमोक्रेसी मिली। तो जाहिर सी बात है कि इस डेमोक्रेसी में भी सरकार होगी, लोकतंत्र में भी सरकार होगी। और जब लोकतंत्र में सरकार होगी तो निश्चित रूप से सरकार के ये तीन अंग होंगे ही होंगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों अंग होंगे। क्योंकि राजतंत्र के दौरान ब्रिटेन के लोगों ने इस कार्यपालिका रूपी सम्राट के जुल्म को देखा था, सम्राट के अत्याचार को देखा था, सम्राट के विलासिता को देखा था।
तो इस कार्यपालिका से उनका विश्वास उठ गया और व्यवस्थापिका को यानी संसद को सर्वोच्च किया, सुप्रीम किया। संसद को सर्वोच्च किया। ब्रिटेन के लोगों को जनप्रतिनिधियों के ऊपर अगाध श्रद्धा थी, और यह अगाध श्रद्धा थी तो बिना किसी वजह के नहीं थी। उन ब्रिटेन के लोगों ने प्रतिनिधियों के ऊपर जो विश्वास किया, वह विश्वास आज भी जिंदा है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल किसी देश की पार्लियामेंट है तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। उसका कारण क्या है? वहां के लोगों का विश्वास। उतना ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लोगों के मूल अधिकारों के साथ आज तक कोई मजाक नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे देश में पार्लियामेंट सुप्रीम होती तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में पूरा का पूरा संविधान बदलने की रणनीति थी, जिस पर केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। अगर हमारे देश में संसद सर्वोच्च होती तो देखते आप क्या से क्या होता। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा विकसित देश, वहां की डेमोक्रेसी मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में है। उस संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ भी वहां के लोग बोलते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। जज फ्लॉयड जैसे अश्वेत की वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या की गई। नतीजा यह निकला कि पुलिस का एक अधिकारी था, उसने राष्ट्रपति के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यह मैच्योर डेमोक्रेसी है वहां पर, कि वहां पर अगर कोई कमी होती है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है। और भारत जैसे देश में अगर हम प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री का नाम ले लें या किसी भी मुख्यमंत्री का नाम ले लें, किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम ले लें, अगर किसी बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ यहां का नागरिक अगर कुछ बोलता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, तो उसका क्या होगा यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान निर्माताओं के सामने यह सवाल था कि हम सर्वोच्च किसको करें। अगर संसद को सर्वोच्च करते तो आप देखते इसका नतीजा क्या होता। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को यानी न्यायपालिका को सर्वोच्च करते तो देखते क्या आलम होता। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हमारे देश में आज कैसी है, यह किसी से छिपा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को सर्वोच्च किया। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? तो कारण के बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि ब्रिटेन में जब राजतंत्र था तो उस राजतंत्र में सरकार रूपी सम्राट सर्वे सर्वा था, यानी कार्यपालिका के रूप में वो सारी शक्तियों का प्रयोग करता था। वह कानून भी बनाता था, आदेश भी देता था और न्यायाधीश के रूप में फैसला भी करता था। न्याय की उम्मीद कहां? ऐसे में ब्रिटेन के लोग उस सम्राट के खिलाफ क्रांति किए, डेमोक्रेसी आई। उस लोकतंत्र में भी सरकार और सरकार के 3 अंग, और इन तीनों अंगों में ब्रिटेन के लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से भी देखे थे और इस सम्राट रूपी कार्यपालिका के जुल्म का सामना भी किए थे, बर्दाश्त भी किए थे, सहे भी थे। तो उनका विश्वास इस कार्यपालिका से उठ गया और व्यवस्थापिका रूपी प्रतिनिधियों की सभा को सर्वोच्च कर दिया, लेजिस्लेचर को सर्वोच्च कर दिया, इस लेवल पर संसद को सर्वोच्च कर दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आज भी कोई अगर कानून बनाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसे अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। दुनिया में एकमात्र देश की पार्लियामेंट है जिसे सॉवरेन कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरेन। सॉवरेन उसको कहा जाता है जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण न हो, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। किंतु ब्रिटेन की पार्लियामेंट कॉमन लॉ को वायड नहीं कर सकती, नैतिकता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। इसको कहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसी, मैच्योर इंस्टीट्यूशन, मैच्योर सिटीजन। तो ब्रिटेन के लोगों ने इसके जुल्म को देखा, इसलिए व्यवस्थापिका को सर्वोच्च कर दिया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो ब्रिटेन का उपनिवेश था, चूंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था और ब्रिटेन के लोगों को तमाम मूल अधिकार मिल चुके थे, लेकिन उसी ब्रिटेन का अमेरिका उपनिवेश था और उस अमेरिका के रहने वाले लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन के लोग केवल इस
सम्राट के जुल्म को देखा था, यानी कार्यपालिका के अत्याचार को देखा था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले लोग इस सम्राट के जुल्म के साथ साथ व्यवस्थापिका रूपी या संसद के जुल्म को भी देखा था। कैसे? सम्राट के जुल्म को ब्रिटेन के लोगों ने देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने सम्राट के जुल्म के साथ साथ पार्लियामेंट के जुल्म को भी देखा। कैसे? कि उस ब्रिटेन में जहां पर 1688 की क्रांति के बाद लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, उस लोकतंत्र में भी जुल्म को देखा। कौन से जुल्म को? कि ब्रिटिश लोकतंत्र अपने वहां के रहने वाले लोगों को सारे अधिकार दे दिए थे, लेकिन उन्हीं सारे अधिकारों से अमेरिका वालों को वंचित किया था। उसी पार्लियामेंट ने, उसी व्यवस्थापिका ने ब्रिटेन के लोगों के सारे अधिकार दे दिए थे, लेकिन जो जो अधिकार ब्रिटेन के रहने वाले लोगों को मिला था वो अधिकार अमेरिका के लोगों को नहीं मिला था। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों का विश्वास न केवल कार्यपालिका से उठा बल्कि व्यवस्थापिका से भी उठ गया और उन्होंने सर्वोच्च कर दिया। किसको सर्वोच्च किया? न्यायपालिका को। पूरे दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री जितने हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसी देश की न्यायपालिका है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। न्यायपालिका सर्वोच्च है और वह न्यायपालिका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर काम करती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में न्यायपालिका पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की जांच करती है कि कानून को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया या नहीं किया। इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने उस कानून को किस इंटेंशन से बनाया है, इंटेंशन की जांच करने का अधिकार भी अमेरिकी कोर्ट के पास मौजूद है। ह्यूजेस का स्टेटमेंट आता है, न्यायाधीश थे, ह्यूजेस का स्टेटमेंट आता है कि अमेरिका का संविधान वैसे ही है जैसा वहां के न्यायाधीश कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने कार्यपालिका के अत्याचार के साथ साथ लोकतंत्र में पार्लियामेंट के जुल्म को देखा, इसलिए इन दोनों के ऊपर से विश्वास उठा, न्यायपालिका को सर्वोच्च कर दिया। हमारे सामने इतिहास था, संविधान निर्माताओं के सामने इतिहास था। अगर व्यवस्थापिका को सर्वोच्च करते तो उसका उदाहरण मैंने बता दिया है आपको। अगर व्यवस्थापिका को सर्वोच्च करते वो भी देख चुके, न्यायपालिका को सर्वोच्च करते वो भी देख चुके। इन तीनों में से कोई भी अगर सर्वोच्च होता तो आर्बिट्री पावर यूज करता और न्यूबॉर्न डेमोक्रेसी हमारा जो था, नवजात जो हमारा लोकतंत्र था, वो दम तोड़ देता। ऐसे में हमने न तो व्यवस्थापिका को सर्वोच्च किया, न तो कार्यपालिका को, न तो न्यायपालिका को सर्वोच्च किया। किसको? संविधान को। मध्यम मार्ग अपनाया। डीडी बसु का इस पर स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए संविधान को सर्वोच्च किया और उसमें संशोधन की शक्ति संसद को दी गई, तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया गया। यानी जिस संविधान को सर्वोच्च किया गया उसी संविधान ने संसद को संशोधन की शक्ति दी, तो न्यायपालिका को व्याख्या करने का अधिकार दे दिया। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जिस संसद को संशोधन करने की शक्ति दी गई वह भी लिमिट, अगर संसद के द्वारा असीमित शक्ति का प्रयोग किया जाता, अगर संसद के द्वारा संविधान में मनमर्जी संशोधन किया जाता, तो न्यायपालिका मौजूद है। न्यायपालिका के शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। संसद के द्वारा किए गए संशोधन की जांच करेगी, उसे अवैध घोषित कर देगी। और अगर न्यायाधीशों के द्वारा मनमर्जी किया जाने लगा तो पार्लियामेंट को अधिकार है कि उन्हें साबित कदाचार या समर्थता के आधार पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके पदच्युत कर सके। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया? मध्यम मार्ग अपनाया। अमेरिका कह रहा हूं, ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्रियन सुप्रीमेसी और अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए संविधान को सर्वोच्च की, संशोधन की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई, तो व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया गया। जब मेंस के सवाल पूछते हैं तो हमें यह सब चर्चा करनी होगी, नंबर हमें मिलता है। यह तो दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, संघात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता, शक्तियों का विभाजन,
डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच होता है? केंद्र और उसके इकाइयों के बीच, यूनिट्स के बीच, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य कहा जाता है, कनाडा में प्रांत कहा गया, हमारे वहां राज्य कहा गया, स्विट्जरलैंड जैसे संघात्मक देश में कैंटन से संबोधित किया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन व्यवस्था की ये बेस है, मूल है। संघात्मक शासन व्यवस्था की मैं आप लोगों के सामने 7 विशेषताओं की, 8 विशेषताओं की चर्चा करूंगा। और जब भी कभी पूछे कि निम्न में से संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो डिवीजन ऑफ पावर लगाइएगा। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछता है यह सवाल कि संघात्मक शासन व्यवस्था की निम्न में से कौन विशेषता है, तो शक्तियों का विभाजन किसके बीच? सेंटर एंड स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। हमारे वहां भी शक्तियों का विभाजन किया गया। हमारे भी संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया है। आप पढ़ेंगे 245 से लेकर 279 तक आप देखेंगे, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 279 तक आप देखेंगे केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भाग 11 में स्पष्ट लिखा है। अब यहां से भी सवाल कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया, क्यों किया जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था में? जैसे मैंने कहा कि लिखित संविधान, संविधान लिखित क्यों होता है? ताकि मनमर्जी ना कर सके। वैसे ही शक्तियों का विभाजन क्यों? इसलिए ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें, एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में कार्य करें। और क्या करें? परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करें। शक्तियों का विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी के रूप में नहीं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, बल्कि एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में, म्यूचुअल कोऑपरेशन से कार्य करें और कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करे। इसलिए शक्तियों का विभाजन किया गया। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। चौथी विशेषता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और यह आप लोगों को मैंने बताया भी था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया है। उस बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया है जिसके बारे में उसी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंद मार्की के मामले में कहा था कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट है पावर टू अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट हैव नो एनी पावर। संसद के पास कोई शक्ति नहीं है कि वह बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ कर सके। अगर उसने ऐसा किया तो उसे हम अवैध घोषित कर देंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इसकी चौथी विशेषता। हमारे देश में भी न्यायपालिका स्वतंत्र होने के साथ साथ निष्पक्ष है। तो मैं कह सकता हूं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की चौथी विशेषता भी हमारे वहां पाई जाती है। अब सवाल यहां पर कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्यों होती है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होती है? इसलिए होती है कि जिस केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया कि फला शक्ति केंद्र की होगी, फला शक्ति राज्य को होगी, फला विषय पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, फला विषय पर लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। तो जिस केंद्र और राज्य के बीच डिवीजन ऑफ पावर किया गया, इस बात की संभावना कि दोनों के बीच विवाद पैदा हो जाए, केंद्र और राज्य के बीच विवाद पैदा हो जाए। किस बात को लेकर? केंद्र कहे कि यह मेरा विषय है और राज्य कहे कि यह मेरा विषय है। तो अगर केंद्र और राज्य के मध्य पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसे विवादों का समाधान, ऐसे डिस्प्यूट को वही सॉल्व कर सकता है जो केंद्र से, जो राज्य से, दोनों से स्वतंत्र होने के साथ साथ निष्पक्ष भी हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष हो
अगर केंद्र राज्य के बीच डिस्प्यूट होता है शक्ति विभाजन को लेकर, केंद्र के द्वारा कहा जाना कि ये मेरा विषय, राज्य के द्वारा कहा जाना कि ये मेरा विषय, तो अगर इन दोनों के बीच इस शक्ति विभाजन को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसे विवादों का समाधान वही कर सकता है जो केंद्र और राज्य दोनों से स्वतंत्र होने के साथ साथ निष्पक्ष हो, और यह भूमिका न्यायपालिका अदा करती है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र के साथ साथ निष्पक्ष बनाया गया। यह चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता भी देख लें आप। मूल अधिकारों का प्रावधान होगा। मूल अधिकारों का प्रोविजन होगा। यानी जिस देश में फेडरल सिस्टम होगा वहां पर फंडामेंटल राइट्स होगा ही होगा। और यह भी आप लोगों को ज्ञात है कि ये वही फंडामेंटल राइट्स है जो हमने यूएसए से लिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो मूल अधिकारों का होना तय है, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र क्यों, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ व्यक्ति, डेमोक्रेसी क्यों, सिस्टम क्यों, सरकार क्यों, किसके लिए, व्यक्ति के लिए। तो अगर लोकतंत्र में इसके पास ये अधिकार नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। क्यों विभाजन किया गया? जिससे दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट के रूप में कार्य करें, म्यूचुअल कॉपरेशन के रूप में कार्य करें। जब म्यूचुअल कॉपरेशन के रूप में कार्य करेंगे तो डेवलपमेंट होगा किसका होगा? व्यक्ति का होगा। अगर दोनों के बीच विवाद होगा तो पीछेगा कौन? व्यक्ति पीछेगा। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो जुल्म किसके ऊपर होगा? व्यक्ति के ऊपर होगा। तो जिस देश में भी संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां पर मूल अधिकारों का प्रावधान होगा ही होगा। यह चौथी विशेषता है। पांचवी, यह छठी विशेषता देखिए आप, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट के प्रोसेस हैं वो रिजिड होते हैं। यानी जिस देश में भी फेडरल सिस्टम होगा वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा ही होगा। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके सामने चर्चा किया था कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल है, सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। रिजिड में मैंने आपको बताया था कि विशेष स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा की सहमति होना जरूरी है। अब अगला इसी से सवाल, अगर संघात्मक शासन व्यवस्था में वहां का संविधान कठोर होता है तो होता क्यों है? कठोर बनाया क्यों जाता है? इसलिए बनाया जाता है जिससे संसद मनमर्जी संविधान में संशोधन न कर सके, बहुत आसानी से संविधान में बदलाव न कर सके। इसलिए संविधान को कठोर बना दिया जाता है। तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान, वैसे ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी कठोर है, लेकिन उतना कठोर नहीं है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है। यह विशेषता भी हमारे देश में पाई जाती है। सातवीं विशेषता, द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल होगा, यानी जो वहां का लेजिस्लेचर होगा उसमें 2 हाउसेस होंगे। एक हाउस रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव हाउस, प्रतिनिधि सभा, और दूसरा जो होगा वो राज्यों की सभा होगी जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। यानी फेडरल सिस्टम में 2 हाउसेस होंगे ही होंगे। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगी और दूसरा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश में भी लोकसभा मौजूद, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यों की सभा के रूप में राज्यसभा आपके सामने है। हां, यह जरूर है, जानना भी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विसदनीय विधानमंडल है, हमारे देश में भी द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राज्यों की सभा है जिसको सीनेट कहते हैं, यहां पर सारे राज्यों को उसका पॉपुलेशन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए
प्रत्येक राज्य, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, या छोटा सा कोई वहां का स्टेट हो, प्रत्येक राज्य से सीनेट में 2 सदस्य जाते हैं। समान प्रतिनिधित्व है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमारे वहां यानी भारत में आप देखेंगे कि द्विसदनीय विधानमंडल तो है, यानी लोकसभा और राज्यसभा तो है, लेकिन राज्यसभा में राज्यों को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। पॉपुलेशन के बेस पे जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है या ज्यादा होगी, उस राज्य से राज्यसभा में ज्यादा सदस्य जाएंगे। जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी, वहां पर कम जाएंगे। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश में नहीं है राज्यसभा में। आखिरी विशेषता की चर्चा मैं करूं और इस टॉपिक को आज समाप्त किया जाए। आखिरी विशेषता इस संघात्मक शासन व्यवस्था की कि जिस देश में भी संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, फेडरल सिस्टम होगा, वहां पर नागरिकता दोहरी होगी, ड्यूअल सिटीजनशिप होगी। दोहरी या द्वैध नागरिकता होगी, ड्यूअल सिटीजनशिप जिसको कहते हैं। एक कि राज्यों ने जिस संघ को बनाया उस संघ का नागरिक होगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघ है, एग्रीमेंट के थ्रू व कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, राज्यों के कॉन्ट्रैक्ट से बना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला जो नागरिक होगा वो दोहरी नागरिकता लिए हुआ होगा। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की, और दूसरा उस संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस राज्य में निवास करता है वहां की नागरिकता। बल्कि इसके साथ साथ ये भी आप जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड जैसे फेडरल कंट्री में ट्राई सिटीजनशिप है, तिहरी नागरिकता है। एक स्विट्जरलैंड की नागरिकता है, दूसरा स्विट्जरलैंड में जिस राज्य का यानी कैंटन का रहने वाला वहां की नागरिकता, और उस कैंटन में जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला वहां की नागरिकता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था की ये वो विशेषता है, दोहरी नागरिकता, जो हमारे वहां नहीं पाया जाता। यानी भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकहरी नागरिकता है। आप यूपीएससी के पेपर को का स्टडी कीजिए, उनके सवालों को आप देखें तो आपको मिलेगा कि एक बार नहीं 12 ये सवाल पूछा होगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है। तो संघात्मक विशेषता है कितनी, तो मैंने आपको 8 विशेषता बताई। 8 विशेषता के अलावा कुछ लिखता है तो वो संघात्मक विशेषता नहीं। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, 2 सदनों का होना, और आखिरी में ड्यूअल सिटीजनशिप। इन विशेषताओं के अलावा कुछ देता है तो सीधे सीधे कहें आप कि यह संघात्मक विशेषता नहीं है। अब अपने देश के बारे में पूछता है, भारत के बारे में, कि निम्न में से कौन सी संघात्मक विशेषता भारत में नहीं पाई जाती, तो यही नहीं पाई जाती है। इसके स्थान पर सिंगल सिटीजनशिप है। या इसी सवाल को दूसरे रूप में पलट के पूछता है कि निम्न में से कौन संघात्मक विशेषता नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, एकात्मक नागरिकता, एकल नागरिकता संघात्मक विशेषता नहीं है। तो यहां पर मैंने आपके सामने संघात्मक की चर्चा की। अब मेरी कोशिश यह होगी कि इस संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या भारत में प्रवृत्तियां रही हैं, इसके सामने क्या चैलेंज रहे हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद फिर हमारे चर्चा का विषय होगा एकात्मक शासन व्यवस्था। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि हमारा देश, केवल हमारा ही देश नहीं बल्कि पूरा का पूरा विश्व इस वक्त कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहा है। और ये लोगों के बीच भी बहस चल रही है कि हो सकता है कि हमारा देश फिर दूसरी बार लॉकडाउन की स्थिति का सामना करे। वजह उसका कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है। विकासशील देशों में हम हैं, हमारे सरकार के पास संसाधन कम है। जैसे यूरोपीय देशों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हेल्थ सिस्टम की जो फैसिलिटीज है वो हमारे पास नहीं है। ऐसे में हमें सरकार की मजबूरी को भी समझना होगा और अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। तो जितना हो सके आप घर में रहें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपकी जान आपके हाथ में है।
तो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। रही बात कोचिंग संस्थाओं के चलने की, स्कूल कॉलेज के खोलने की, तो मैं कभी इसके पक्ष में नहीं। व्यवसायिक सोच तो यह कहती है कि नहीं, स्कूल खुल गया तो कोचिंग भी खुलनी चाहिए, जितने मॉल हैं खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, ये भी खुलना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि किसी की जान से ज्यादा पैसा अहम नहीं होता। जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो सोशल गैदरिंग होगी, 50 भी बच्चे बैठाएंगे, 100 भी बच्चे बैठाएंगे, 25 भी बच्चे बैठाएंगे, तो इंटरेक्शन एक दूसरे से होगा। और ये आपको मालूम है कि ये संक्रामक बीमारी है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए जब सरकार के पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं तो उसमें नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के आदेशों का हम पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित हैं तो हमारा समाज सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा तो देश भी हमारा सुरक्षित होगा। धन्यवाद।